एपिसोड स्टार्ट होता है तो रायजुन की मॉम को देखते हैं उनसे उनकी नैनी कहती हैं, अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और ले आती हूँ। लेकिन रायजुन की मॉम तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। वो कम्बल ओढ़कर लेट जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं अपनी बॉडी को अच्छे से जानती हूँ, भले ही उसके अंदर कुछ ना बचा हो, लेकिन अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं जाने नहीं दे सकती। रायजुन ने उस दिन से कॉल नहीं करा है, क्या वो आज भी नहीं आने वाला? तभी वहाँ पर स्योकजुन आता है और कहता है कि मॉम, पूरे क्लास में मेरे फुल मार्क्स आए हैं। लेकिन उसकी मॉम बस इतना कहती है, गुड जॉब, जिससे स्योकजुन काफी उदास हो जाता है। लेकिन उसकी नैनी कहती है, अरे स्योकजुन, तुमने तो बहुत अच्छा करा। तभी नैनी कहती है कि देखिए, आपका बड़ा बेटा भी आ गया। रायजुन कहता है, आप कैसी हैं? नैनी कहती है कि तुम तो काफी बड़े और हैंडसम हो गए हो। रायजुन कहता है कि दरअसल मैं अकेले में मॉम से कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए नैनी स्योकजुन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी रायजुन की मॉम कहती हैं कि मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं करा था, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम यहाँ पर फिर से मुझे उदास करने के लिए आए हो तो फिर चले जाओ यहाँ से। रायजुन कहता है, वैसे भी मेरा यहाँ पर आने का कोई प्लान नहीं था। और वो सोचने लगता है, लेकिन उस इंसान ने मुझे ये दिया है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है वो बातें कहने का जो कि जाने कब से मेरे गले के अंदर अटकी हुई थी। जो चीज दया हो सकती थी उस बात ने मुझे चुप करा दिया था। ना जाने कब से मैं इन रस्सियों के ऊपर लटका हुआ था। मुझे लगता था कि जिस पल मैंने इन रस्सियों को तोड़ दिया सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन असल में जो तबाह हो रहा था वो मैं नहीं बल्कि मेरी माँ थी। जैसे कि मैं इन रस्सियों को तोड़कर ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, इसलिए अगर उन्हें भी फ्री होना है तो उन्हें भी इन सब बातों को जाने देना होगा। वो अपनी माँ से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे खिलाफ क्यों हैं। मुझे लगता है कि आपको ये लगता है कि मेरे लिए ये बेहतर नहीं है, लेकिन मॉम, मैं बिना एक फेलियर बने अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं गिरना चाहता हूँ, मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि आखिर पीछे कैसे हटते हैं, और इसी को मॉडर्न डांस बोलते हैं, जो कि बैले डांस से अलग नहीं होता। बैले डांस ऊंचाइयों तक पहुँचता है, लेकिन मॉडर्न डांस सब कुछ ग्रेविटी को झोंक देता है। मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरा डांस मेरा है और आपका डांस आपका है। फिर वो अपनी मॉम को वही बॉक्स देता है जो कि वूरी ने उसे दिया था। उसकी मॉम बॉक्स को खोलकर बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा डांस सब कुछ मुझसे छीनने के बाद तुम ये कह रहे हो? वो चिल्लाकर कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ये नहीं कर सकते। तुमसे किसने कहा तुम इंडिपेंडेंट हो सकते हो? वो बॉक्स को उठाकर रायजुन के सामने फेंक देती हैं और कहती हैं, इसे भी अपने साथ ले जाओ। रायजुन अपनी कांपती हुई आवाज से कहता है कि मॉम प्लीज। और रायजुन की मॉम सोचती हैं कि इसकी आवाज कांप रही है, लेकिन फिर भी रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये आवाज नहीं सुनी थी, उन दिनों भी नहीं जब रोने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक गलती कर दी है। फिर वो रायजुन को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन रायजुन चला गया था। इस हड़बड़ाहट के चलते वो नीचे गिर जाती हैं क्योंकि उनके हाथ में आईवी लगी थी। फिर वो शूज की तरफ देखती हैं और सोचती हैं, मेरा डांस, हाँ मेरे पास भी मेरा डांस था। एक वक्त था जब मैं अपने मूवमेंट की मदद से सबको प्रूव कर देना चाहती थी कि मैं क्या हूँ, लेकिन जब मैंने अकेला सीखा तो फिर स्किल अकेली काफी नहीं थी। मुझे रियलाइज हुआ कि रोल कनेक्शन के जरिए मिलते हैं, ना कि टैलेंट के जरिए। इसलिए मैंने भी अपने पैर उस गंदे पानी के अंदर डाल लिए, लेकिन जिस शरीर को मैं सबसे बेहतर जानती थी उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरी भूख मरने लगी थी, मेरी नींद जाने लगी थी, मैं कमजोर होने लगी थी, और उसके बाद स्टेज के ऊपर मेरा अंत हो गया। लेकिन जब मेरे बेटे ने डांस करना शुरू करा तो मैंने खुद से एक वादा करा, मैं तुम्हें उस कीचड़ में नहीं गिरने दूंगी जिसमें मैं गिरी थी। मैं तुम्हें एक भूलों के रास्तों पर चलाऊंगी। मुझे यकीन था यही प्यार है, लेकिन मैंने तुम्हें रोका, तुम्हारे पंखों को काटा। क्या सच में ये प्यार है? फिर नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं जो सोच रही थी, जब हम किसी कहानी को लिखते हैं उसका आखिरी पन्ना लिखकर बंद कर देते हैं तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसका अगला सीक्वल लाना है कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर होता है। 2 घंटे पहले मुझे स्योकजुन ने कॉल करा था। मुझे लगता है कि अब रायजुन और उसकी मॉम की बातचीत खत्म हो गई होगी। तभी उसके पास रायजुन का कॉल आने लगता है। वो तुरंत फोन उठा लेती है और कहती है, रायजुन तुम कहाँ पर हो? तुम कैसे हो?
क्या कहा, तुम सड़क पर हो और तुम्हारी आवाज इस तरह से क्यों आ रही है। फिर वो जल्दी से भागते हुए अपार्टमेंट से बाहर आती है और रायजुन को ढूंढने लगती है। तभी रायजुन कहता है कि इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो सच में हवा की रफ्तार से यहाँ पर पहुँच गई। वूरी कहती है तुम्हारी आवाज। रायजुन कहता है कि मेरी आवाज को क्या होगा। वूरी सोचती है कि आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये रो रहा है या फिर मैं सिर्फ इमेजिन कर रही थी। तभी रायजुन कहता है क्या तुम मुझे कुछ कैंडी खरीद कर दे सकती हो। वूरी सोचती है कि नहीं, वो भले ही स्माइल कर रहा हो लेकिन उसकी आवाज में भारीपन महसूस हो रहा है। उसके साथ क्या हुआ होगा जो कि वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो रायजुन के सर को छूने जा रही थी लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। फिर वूरी कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जितनी चाहे कैंडीज खरीद के दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोगों की बातचीत कैसी रही। रायजुन कहता है कि मैंने उन्हें बता दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी बात उनके दिल तक पहुंची है। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ करा लेकिन मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ। वूरी कहती है कि लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश करी है और यही बात मायने रखती है। कोई बात नहीं रायजुन, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कल सूरज फिर से निकलेगा और नया दिन शुरू होगा। रायजुन सोचने लगता है कि ये इंसान हमेशा वही बातें क्यों कहती है जो कि मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसी इंसान जो कि सिर्फ मेरे लिए आई है, क्या मैं कभी तुम्हारे लिए ऐसा इंसान बन सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने नहीं देना चाहता। फिर वो वूरी के इतने करीब पहुंच जाता है जैसे कि उसे किस करने जा रहा था, लेकिन रायजुन ये सब इमेजिन कर रहा था। वो वूरी के कंधे पर सर रख लेता है। वूरी कहती है कि रुको, ये क्या कर रहे हो, अगर किसी और ने हमें देख लिया तो उन्हें गलत फहमी हो जाएगी। रायजुन कहता है कि बस सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और वूरी सोचने लगती है कि मैं इसको सपोर्ट करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तभी रायजुन के बाल वूरी के गले से टच होते हैं और वूरी सोचती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुद पर काबू रखो, तुमने वादा करा था कि तुम बीच में लाइन बनाए रखोगी। तभी वो रायजुन से कहती है कि दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात बतानी थी। नेक्स्ट सीन में रायजुन की मॉम को देखते हैं जो रूम से बाहर बैठी थी और उन्हीं शूज को देख रही थी जो रायजुन ने उन्हें दिए थे। फिर वो रायजुन की बात को याद करती हैं और उन शूज को पहन लेती हैं और डांस करते हुए सोचती हैं कि शूज से मुझे जमीन महसूस हो रही है। वो दर्द जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती, वो मुझे सुकून पहुंचा रहा है। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो सोचती हैं काफी दर्द हो रहा है, क्या मैं कभी दोबारा डांस कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट स्कूल का सीन देखते हैं। कुछ टीचर्स कह रही थी हमें रायजुन की मॉम का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि रायजुन जैसा चाहता है उसे वैसा ही करने दो। उन्होंने तो स्कूल में आकर सीन क्रिएट कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया। और वूरी सोचने लगती है ओ माय गॉड, इसका मतलब रायजुन की मॉम मान गई। मुझे लगा ही था कि रायजुन इतना अच्छे से सब संभाल लेगा, पता नहीं उसे पता चला होगा या नहीं, लेकिन अगर मैं उसे बताऊंगी तो मुझे उसका रिएक्शन देखना है। अगर मैं चाहूंगी तो क्या वो खुश होगा, क्योंकि मुझे याद है कल उसने कैसा चेहरा बनाया था मेरी बात सुनने के बाद। फिर पिछली रात का सीन देखते हैं। वूरी ने उसे जो बताया था उसे सुनकर रायजुन बहुत हैरान हो गया था और कहता है क्या कहा, तुम हानबिन को डेट कर रही हो लेकिन तुमने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो फिर क्यों। वूरी झूठ बोलते हुए कहती है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ और कोई कारण क्या ही हो सकता है, बस मैं पहले नाराज हो गई थी इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी। तभी रायजुन डेस्परेट होकर पूछता है क्या वो तुम्हें पसंद करता है। वूरी कहती है हाँ, इसीलिए हम लोगों ने डेट करने का फैसला करा। रायजुन, तुमने कहा था ना कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं होना चाहिए जो कि मुझे रुलाएगा। अब मैं रोने नहीं वाली हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है रायजुन। रायजुन कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी और मुझे देखती रहोगी, लेकिन अब तुम तो पूरी तरह डिफरेंट बात बोल रही हो। वूरी कहती है कि ये बिल्कुल भी डिफरेंट बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको भी डेट करूं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी एक टीचर के तौर पर। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन वॉशरूम में था और सीरियस होकर सोच रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसको भी डेट करो, तुमने अपने रोल को निभाना सीख लिया है। वहाँ पर जीसंग खड़ा हुआ था और कहता है कि फेस्टिवल जल्द ही आने वाला है, तुम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी लाइफ उसी पर डिपेंड करती है। जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो मेरी बात का जवाब नहीं देते। रायजुन कहता है मैं बस अपने दिमाग को हल्का करना चाहता था, वैसे बताओ तुम्हें क्या कहना था। जीसंग कहता है कि मैंने उसे कैफेटेरिया में देखा था और देखा कि वो सही से खा नहीं रही है, इसलिए मैं सोच रहा था क्या उसका पेट ठीक नहीं है। रायजुन कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। जीसंग कहता है कि मैं किसकी ही बात करूंगा, मैं जीहो की बात कर रहा हूँ, ये लो ये जीहो को दे देना, ये डाइजेशन मेडिसिन है। रायजुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। जीसंग कहता है क्या ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है, तुम इतना नखरे क्यों दिखा
दिखा रहे हो। रायजुन कहता है मेरा उसको देने का क्या ही मतलब हो जाएगा, तुम उसके क्लोज जाना चाहते हो है ना। जीसंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो ठीक रहे। रायजुन कहता है तो फिर उसे कन्फेस कर दो, कुछ ऐसा करो ताकि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े। जीसंग कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं उससे कन्फेस क्यों करूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। रायजुन कहता है कि अगर उसे तुम पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है। जीसंग कहता है क्या उस जैसी कोई इतनी खूबसूरत मुझे डेट कभी करेगी, मुझे लगता है ये तो करप्शन हो जाएगा। रायजुन सोचने लगता है क्या कहा करप्शन, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो क्या थोड़ा करप्ट होना जरूरी नहीं है ताकि तुम उसे पा सको। जीसंग कहता है खैर उसे ये दे देना। रायजुन कहता है कि तुम खुद ही सोचो तुम्हें देना है कि नहीं। तभी जीसंग वहाँ से जाने लगता है। रायजुन कहता है थोड़ी पेन किलर्स भी लेते जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हानबिन को देखते हैं, छुट्टी हो गई थी, वो जा रहा था। तभी एक टीचर कहती है कि मिस बैंग क्या आप नहीं जाने वाली। वूरी कहती है वो दरअसल मुझे कुछ काम खत्म करना था, मैं तब चली जाऊंगी। तभी उसके पास हानबिन का मैसेज आता है कि पार्किंग में काफी ठंड हो रही है और वूरी जाते हुए सोचती है सच में ऐसा लग रहा है कि हम लोग सीक्रेट डेट कर रहे हैं। फिर वो बाहर आ जाती है, उसे कोई आवाज लगाता है, वो देखती है वहाँ पर रायजुन खड़ा था। वूरी कहती है क्या हुआ, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए। रायजुन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तभी वहाँ पर हानबिन आकर कहता है कि मिस बैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वूरी कहती है वो दरअसल रायजुन को मुझसे कुछ कहना था। हानबिन कहता है कि रायजुन टीचर्स की काम के बाद भी जिंदगी होती है, अगर अर्जेंट बात नहीं है तो फिर तुम बाद में बता देना। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते लेकिन रायजुन हाथ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी वूरी हानबिन को रुकने के लिए कहती है और लौट कर रायजुन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ मान गई है इसलिए अब तुम जो चाहो कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए मैं साइड पर रहकर तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और वो जाते हुए सोचने लगती है मुझे पता है कि मैंने एक चोट दे दी है और यही वजह है कि मेरा दिल इतना भारी महसूस हो रहा है, लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, मुझे यकीन करना होगा कि यही सही रास्ता है। जाने से पहले हानबिन पीछे मुड़कर रायजुन की तरफ देखता है, फिर उसके कंधे पर रखे हुए हाथ से उसके बालों को टच करने लगता है और मुस्कुराने लगता है जैसे कि उसे चिढ़ा रहा हो। रायजुन को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर देखते हैं वूरी जा रही थी और यही याद कर रही थी उसकी बात सुनकर रायजुन ने कैसा चेहरा बनाया था। फिर हानबिन वूरी को कार में बैठने के लिए कहता है और कार को देखकर वूरी को वही दिन याद आ रहा था जब उसे जिमिन का बाल मिला था। वो सोचने लगती है कि शायद मैं गलत हो सकती हूँ, उसके बाद भी मुझे यहाँ पर बैठने से हिचकिचाहट हो रही है। तभी हानबिन कहता है कि पिछली बार हम कुछ चीजों के बारे में बात नहीं कर पाए थे। फिर वूरी बैठ जाती है और कहती है कि उस दिन के बारे में आपको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने उस दिन ज्यादा ही समझ लिया था क्योंकि उस वक्त तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। हानबिन कहता है लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि अब हम लोग डेट कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत फहमी हो। उस दिन जो तुमने कॉल आता हुआ देखा था वो मेरी एक्स का ही था। उस वक्त गलत समझने का तुम्हारे पास कारण था लेकिन वो बस एक कैजुअल बातचीत थी। उसकी जो छोटी बहन है वो मेरी ही स्कूल में जाती है, दुनिया कितनी छोटी है ना। बस ये एक इत्तेफाक था, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इस तरह से उलझ जाएंगे। डिवोर्स के बाद उसने उसी दिन कॉल करा था इसलिए मैंने सोचा कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। वूरी सोचती है क्या इसी वजह से उन्होंने प्लान कैंसिल करा था और वो जिमिन से मिलने के लिए चले गए थे। हानबिन कहता है उसके घर में सिर्फ औरतें हैं, उसके फादर जल्दी ही गुजर गए थे इसीलिए उसे फैमिली के हेड यानी कि एक आदमी का रोल निभाना पड़ा था। मुझे इसलिए उसकी फिक्र हो गई थी क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर से बड़ा हुआ हूँ। और वूरी सोचने लगती है कि मैं पहली बार ये सब कुछ सुन रही हूँ। जब दूसरे बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनते हैं लेकिन वो खुद के बारे में कम ही बात करते हैं। हानबिन कहता है माफ करना, तुम ये सब कुछ तो सुनना भी नहीं चाहती होगी। खैर उसने अपनी बहन की वजह से बात करी थी, अगर तुम चाहती हो मैं फोन नहीं उठाऊं तो अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। वूरी कहती है कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो पर्सनल कारण की वजह से आपको कॉल कर रही थी, वैसे भी मुझे तो ये कहने का हक भी नहीं है। हानबिन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम सीधा ना बोल सकती हो और ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वूरी सोचने लगती है ये गर्लफ्रेंड वाली बात मुझे नहीं लगा था कि ये कभी मेरी जिंदगी में इनके साथ अप्लाई होंगी। डेटिंग का मतलब होता है कि रिश्ते के एक नए मोड़ पर जाना। क्या बॉयफ्रेंड के तौर पर ये हमेशा से ऐसे थे? क्या ये हमेशा अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को ऐसे ट्रीट करते थे, इतना जेंटल? तभी अचानक हानबिन उसके करीब आ जाता है और अचानक से उसे किस कर लेता है। वूरी बहुत शॉक हो जाती है और हानबिन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी चौंक जाओगी, कल वीकेंड है इसलिए क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर देखते हैं कि वूरी घर पर आ गई थी और सोच रही थी मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है,
मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं ऐसा महसूस करूंगी, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ मैं शॉक हो गई थी या एक्साइटेड थी। ये तो अच्छी बात है ना, मुझे तो हमेशा से ऐसा चाहिए था, तो फिर मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ हानबिन को देखते हैं जो सोच रहा था। उसका रिएक्शन सच में कितना प्यारा था। मैं बस टेस्ट करके देखना चाहता था क्या किस पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर निकला। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद आया। देखते हैं वहीं दूर बेंच पर रायजुन भी बैठा था। अब उसने ये सब कुछ देखा या फिर नहीं, ये नहीं पता।